Good morning class. This is your next topic. Limiting reagent. इसके नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा, लिमिटिंग मतलब जिसकी जो अमाउंट है वो लिमिटेड हो, हमें फ्री या हमें बिल्कुल खुला अमाउंट ना मिले, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. हम बहुत सारे रिएक्शंस कैरिड आउट करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं. बहुत सारे रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये फाइंड आउट करना होता है, या हम कैलकुलेशंस भी करते हैं कई बार कि कौन सा रिएजेंट जो है इस रिएक्शन में वो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब किसके कम होने पर या इनसफिशिएंट होने पर रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा. दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. तो रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस. बिल्कुल. इन सच सिचुएशंस one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction. The reactant which is present in the least amount gets consumed after some time, and after that further reaction does not takes place, whatever be the amount of the other reactant. Hence, the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed, and this reactant is known as लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है, मैंने आपको बताया, जिसका अमाउंट लिमिटेड हो, जिसके एग्जॉस्ट होने पर, जिसके कंज्यूम होने पर हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. हम बहुत सारी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इवन हम बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी करते हैं जिनमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. हमने ऑन ऐसे ही लमसम वे में अमाउंट्स ले लिए होते हैं रिएक्टेंट्स के, मिक्स कर दिया होता है और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स लेते हैं. ऐसे प्रोसेसेस जो हम कैरिड आउट करते हैं, उन प्रोसेसेस में जो भी रिएक्टेंट लेसर क्वांटिटी में होता है या जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, रिएक्शन उतनी देर तक ही कैरिड फॉरवर्ड होती है, उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है. बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डील करूंगी. इसी के साथ साथ मैं पहले आपको कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डील करना चाहती हूँ जो हम काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक हम पढ़ते रहेंगे. जब तक अब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक इन टर्म्स के साथ आपका जो है वो आमना सामना होता रहेगा. तो बी केयरफुल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए. What are these concentration terms? ये जो concentration terms हैं, सबसे पहले तो हमें concentration ही समझनी है. What is concentration basically? You have already studied this topic in your class 9th. अगर आपको याद हो, concentration of a solution आपने पढ़ा था. आपने वहाँ पर वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट पढ़ा था कि मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100 एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100. वहाँ आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम इस टर्म को थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे. तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है. एक छोटा सा एग्जांपल, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया आपने. सपोज कीजिए उस ग्लास ऑफ वाटर जो है, 1 ग्लास ऑफ वाटर में 200 ml वाटर आता है उस ग्लास में. आपने उसमें 2 स्पून्स शुगर ली, डिसॉल्व कर दिया. तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है what is solute and what is solvent. आपको पता है the part of the solution which present in lesser amount is known as solute. जो भी solution का component कम amount में होगा, जिसका amount कम होगा, that acts as solute. उसको हम solute कहते हैं. और जो component solution का ज़्यादा amount में होगा, ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होगा, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट. तो ये दोनों टर्म आपको समझ आए. अब कंसंट्रेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन. कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने एक गिवन वॉल्यूम में किसी भी सॉल्वेंट के डिसॉल्व किया है, दैट इज बेसिकली कंसंट्रेशन. इन दिस क्लास यू ओनली स्टडी दीज 4 कंसंट्रेशन टर्म्स: मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ये 4 टर्म्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे एंड आई विल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स वन बाय वन. मैं एक एक करके आपको ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ. जो सबसे पहले वाला टर्म है दैट इज मोल परसेंट, सॉरी मास परसेंट
और वेट परसेंट। ये वाला जो टर्म है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मास परसेंट। तो दिस इज योर फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंट। एंड मास परसेंट, परसेंट आपको पता है, आप अपने मार्क्स की भी परसेंटेज निकालते हैं। आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं टोटल मार्क्स में से, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू इजिली गेट द मास परसेंट। तो दिस इज द फॉर्मूला, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। एग्जाम्पल नीचे दिया है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। बिल्कुल सीधा सीधा समझ आ रहा है। वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा अमाउंट में है, उसने कहा भी है क्वेश्चन में, और 2 ग्राम हमने कोई भी ए सब्सटेंस डिसॉल्व किया है, तो मास ऑफ द सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम्स, एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। इस चीज़ को याद रखना है बेटा, सॉल्यूशन जो है वो दोनों चीज़ों को मिलाकर बना है, वाटर को भी और सब्सटेंस ए को भी। तो पहले हम मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 18 + 2 कितना होगा 20 grams. Put the values in the formula, you get your answer, that is 10%. So this is our first concentration term, that is mass percent. इसी के साथ साथ अभी ऊपर लिखा हुआ था वेट परसेंट, तो उसमें हम वेट लेते हैं, यहाँ मास ले रहे हैं, वहाँ पर हम वेट लेंगे। इसी तरीके से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूट का, वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे, तो वो हमारा वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मास परसेंट। अब इसके बाद हम सेकंड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज इन न्यूमरेटर एंड समथिंग इज इन डिनोमिनेटर। कुछ न्यूमरेटर में है हमारे पास और कुछ डिनोमिनेटर में है, हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आई है। तो यहाँ पर भी हम फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन किसका, मोल का फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं, उन सब को अलग अलग, उन सब के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और उन सब के जब हम अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब हमें जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, अगर कंपोनेंट ए का, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। अब n के नीचे सब स्क्रिप्ट में a लिखा है और ऐसे ही b, इससे रिप्रेजेंटेशन, इससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन से नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो किस कंपोनेंट के हैं। रखा नीचे आपके एक a का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो नंबर ऑफ मोल्स a के ऊपर रखे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखे, दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ a। और अगर आप b की बात करते हैं तो b में नंबर ऑफ मोल्स b के ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। अब बात आती है नंबर ऑफ मोल्स, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ मोल्स 9th में भी आपने पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, या फिर आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, वो आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एंड आपको जो गिवन है और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वहां से भी आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दिस इज फॉर टुडे, प्रिपेयर नोट्स, डू न्यूमेरिकल्स। कल ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये चैप्टर ओवर होगा उसके बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी। तो बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट, अभी 2 दिन है टेस्ट आने में, तो अपनी तैयारी पूरी करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।